Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of the development of Indian Constitution. Well, students, as you know that we are discussing a very important topic, which is the Government of India Act 1935. And as I told you all in my previous lecture that I'll discuss my part two. I meant to say the part two of Indian Government Act 1935 in my next lecture. So today I'm here with the पार्ट टू विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिकॉज एक बहुत बड़ी बात मैंने आपके साथ शेयर की थी कि अब तक के भारतीय इतिहास में जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पे जो शासन किया लगभग 200 साल उन्होंने जो रूल किया उसके अंतर्गत जितने भी वो एक्ट लेकर आए जितने भी अधिनियम उन्होंने पारित किए सबसे लेंदी सबसे आई वुड से सबसे लंबा वुड से ये अधिनियम था ब्रिटिश भारत सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जिसको हमने नाम दिया गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। अब चूंकि ये बेसिकली अधिनियम या एक्ट इतना लेंदी है कि अगर मैं इसको एक ही लेक्चर में इसको कवर करता या कवर करने की कोशिश करता और सभी चीजों को डिस्कस करता आपके साथ तो कहीं ना कहीं ये सही चीज नहीं होती क्योंकि जब सेशन बहुत ज्यादा लंबा होता है तो मैं समझ सकता हूँ कि इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है और इतनी देर तक हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए उसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट आई हैव डन आई हैव डिवाइडेड द लेक्चर या दिस टॉपिक इनटू टू पार्ट्स पार्ट वन एंड पार्ट टू पार्ट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड पार्ट सेकंड विल बी डिस्कस्ड इन टुडेस लेक्चर टुडेस सेशन which is Government of India Act 1935 Part 2। तो स्टूडेंट सभी आप इस चीज से इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं आई मीन टू से दैट सो फार वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ डिड दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 केम और क्यों आया इसके पीछे रीजंस क्या थे मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था कि किस तरीके से 1919 में या जो हमारा माइंटेगू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म था उसके अंतर्गत कुछ लूप होल्स थे कमियां रह गई थी फिर ब्रिटिश सरकार ने उन कमियों को दूर करने की कोशिश किया तो फिर उन्होंने साइमन कमीशन का गठन किया साइमन कमीशन में भी कुछ लूप होल्स थे उसका भी बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर विरोध किया गया उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था 7 मेंबर थे तो बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज बेस्ड जब एग्जाम्स होते हैं तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ देन फिर ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अब आप अभी भी हम भारतीयों के लिए कुछ कुछ प्रॉपर आई वुड से एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं तैयार कर पा रहे हैं जिससे कि भारतीयों को कहीं ना कहीं ये लगे कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है या उनके हित की बात कर रही है हालांकि फिर वही चीज कहूंगा कि ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा था कि भारत में जो है स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई जोर पकड़ने लगी है और लोग एकजुट होने लगे हैं तो कहीं न कहीं में एक ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी पॉलिसी तैयार करनी है जो हमें वैसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े जो 1857 के रिवोल्ट के सामने किया था जब पूरा भारतीय एकजुट होकर हमारे विरोध में खड़ी हो गई थी तो जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ तक भी हिला दी थी। तो उन्हीं सब से बचने के लिए भारत की राजनीतिक और आर्थिक दशा को स्टडी करने के लिए भारत के संवैधानिक आई वुड से पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए संविधान के प्रारूप को संविधान निर्माण को तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार बहुत सारे एक्ट लाती रही और निरंतर उसमें सुधार करती रही और जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो आपको पता ही है कि फिर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों यानी कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड और जो कि 1930 यानी कि 1930 1931 और 1932 में ऑर्गेनाइज किए गए उसके आधार पे भी कुछ आपको पता ही है कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं आए वो भी विफल रहे बिकॉज कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी कांग्रेस जो देश को एक बड़े पैमाने पर रिप्रेजेंट कर रही थी उसका केवल कह लूंगा कि केवल सेकंड आई वुड से दैट ओनली इन सेकंड राउंड टेबल आई वुड से जो कॉन्फ्रेंस था जो दूसरा वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था केवल उसी में ही महात्मा गांधी जी ने पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट किया बाकी फर्स्ट और सेकंड में तो वो कोई भी कांग्रेसी थे ही नहीं क्योंकि उस समय जो महात्मा गांधी द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चालू था तो बहुत सारे कांग्रेसियों को अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया था तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि 1919 या फिर मैं कहूँ साइमन कमीशन 1927 या मैं बात करूँ कि 1930 1931 1932 1930 1931 1932 के जो भी गोलमेज आई वुड से दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रहे तो इन समय में भी ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि कुछ सेटिस्फैक्टरी कुछ रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहे हैं तो
फिर उन्होंने ये अधिनियम लेकर आए, किस तरीके से श्वेत पत्र जारी किया गया था 1933 में, जिसमें पूरी चर्चा की गई थी कि गोलमेज सम्मेलन में क्या वो मुख्य बातें थी। एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई और फिर दे केम विद दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 व्हिच वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट, ये मैंने आपको बताया था। So now I would like to start my session. I request you to please start, allow me to start today's session, and I'll discuss the rest of the part because there are many aspects which we are still left with. बहुत important aspects हैं जो हमें discuss करने. And if you remember, I will let you know that we were discussing the provisions of the basically Indian या Government of India Act 1935. अब बहुत सारे provisions या हम कहें features और characteristics हम लोग discuss कर चुके थे और उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। प्लीज पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, पे अटेंशन टू दोस कंटेंट्स व्हिच आर बीइंग शेयर्ड बाय मी। चीजों को ध्यान से सुन लीजिएगा और प्लीज 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 रटने की कोशिश ना करें, ध्यान से सुने, कंसेप्ट को क्लियर करता चले, ताकि वो लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट हो आपको और यू कुड बी इन पोजिशन टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो अब हम बात करेंगे, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। प्रोविजंस की हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट प्रोविजंस लेते हैं। जो केंद्र में, जो सेंटर में द्वैध शासन या डायरेक्टरी सिस्टम था, ठीक है। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और यहाँ पर हम केंद्र में के जो सेंट्रल में जो द्वैध शासन डायरेक्टरी सिस्टम, तो उसकी बात करेंगे। तो 1935 के अधिनियम की मैं बात करूं, जो 1935 का जो अधिनियम था, जो एक्ट था, उसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। याद रखिएगा, प्रांतीय स्तर पर मैं कहूंगा कि रॉबर्ट क्लाइव क्लाइव द्वारा भी बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो एक्ट था 1935 का, इस अधिनियम ने या इस एक्ट ने प्रांतीय या प्रोविंशियल लेवल पर द्वैध शासन या डायरेक्टरी सिस्टम को समाप्त कर दिया। हाँ, इसे केंद्र में लागू किया। और बेसिकली केंद्र की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल लेवल पर बात करें, तो इसमें दो श्रेणियां थी, या इस इनमें विषयों की दो श्रेणियां थी। आई वुड से जो सब्जेक्ट्स थे उसके दो, उसको दो भागों में कैटेगराइज किया इन्होंने, या डिवाइड किया। पहला था आरक्षित विषय यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरा था स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जो बेसिकली जो रिजर्व विषय या जो रिजर्व या आरक्षित विषय थे, उसके अंतर्गत क्या प्रावधान थे। संघीय विषयों की इस श्रेणी में जिन विषयों का उल्लेख किया गया, उनका प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा कार्यकारी परिषदों की सलाह पर किया जाना था, तथा कार्यकारी परिषद अपने 3 सदस्यों की सीमा से अधिक नहीं हो सकती थी। दोबारा सुन लीजिएगा, जहां तक अगर हम बात करें आरक्षित विषयों की या रिजर्व विषयों की, रिजर्व सब्जेक्ट्स की, तो संघीय विषयों की श्रेणी में जिन विषयों का उल्लेख किया गया, मैंने अभी ऊपर बताया कि उनके तहत कितने विषय सम्मिलित थे, तो किया गया, उनका प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा कार्यकारी परिषदों की सलाह पर किया जाना था, तथा कार्यकारी परिषद अपने 3 सदस्यों की सीमा से अधिक नहीं हो सकती थी। ठीक है। अगर फिर इसी की बात करें, यानी कि आरक्षित विषयों के अंतर्गत की बात करें हम, कि धार्मिक मामले, रक्षा और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और विदेशी मामले आरक्षित विषयों में शामिल किए गए। ठीक है। ये तो थी बात हमारी आरक्षित विषयों के अंतर्गत, यानी कि जो हमारे रिजर्व सब्जेक्ट्स थे। थोड़ा सा बात करते हैं हम ट्रांसफर्ड, यानी कि जो बेसिकली स्थानांतरित विषय कहेंगे हम। इन विषयों को मंत्रियों की सलाह पर प्रशासित किया जाना था, और मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। याद रखिएगा, इस इनके अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स थे, उनका उन विषयों को मंत्रियों की सलाह पर प्रशासित किया जाना था, और मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। आरक्षित विषयों के अलावा अन्य विषयों को हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत निपटाया जाना था। समझ गए? पहली बात, कि जो विषय थे, यानी कि इसके अंतर्गत जो विषय थे, इन विषयों को मंत्रियों की सलाह पर प्रशासित किया जाना था, और मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। आरक्षित विषयों के अलावा अन्य विषयों को हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत निपटाया जाता था। गवर्नर जनरल आरक्षित और हस्तांतरित यानी कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं या ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों विषयों के प्रभावी बने रहेंगे। जो गवर्नर जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नर जनरल आरक्षित और हस्तांतरित दोनों विषयों के प्रभावी बने रहेंगे, प्रभावी प्रभारी बने रहेंगे। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ही विल लुक आफ्टर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द द्विसदनीय विधानमंडल, तो द्विसदनीय विधानमंडल की अगर बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय था। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, इसके अंतर्गत जो केंद्रीय विधानमंडल था वो द्विसदनीय था, जिसमें संघीय विधानसभा और राज्य परिषद शामिल थे। याद रखिएगा, जिसमें संघीय विधानसभा और राज्य परिषद शामिल थे।
यानी कि जो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, ध्यान रख लीजिएगा, बेसिकली भारत सरकार अधिनियम को हिंदी बोलते हैं, 1935 के तहत केंद्रीय विधानमंडल जो था बच्चों, वो द्विसदनीय था और जिसमें संघीय विधानसभा और राज्य परिषद शामिल थी। राज्य परिषद को उच्च सदन बनाया जा रहा था, जिसके एक तिहाई सदस्य हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते थे। इसमें 260 सदस्य होने थे, जिसमें 156 यानी कि 156 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि, यानी कि ब्रिटिश भारत के रिप्रेजेंटेटिव, और 104 104 भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। दोबारा सुन लीजिएगा, स्पीकर को नोट कर लीजिएगा कि राज्य परिषद को उच्च सदन बनाया जाना था और जिसमें एक तिहाई सदस्य 1/3 हर तीसरे वर्ष रिटायर होंगे और जिसमें 260 सदस्य होने थे, जिसमें से 156 ब्रिटिश भारत के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और 104 जो भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव होंगे। संघीय विधानसभा निचला सदन था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का था और जिसमें 375 मेंबर्स होने थे। इनमें से 250 ब्रिटिश भारत के रिप्रेजेंटेटिव होने थे और 125 से अधिक सदस्य रियासतों के नहीं होने थे। 125 यानी कि 125 से अधिक सदस्य रियासतों के नहीं हो सकते थे, जबकि मनोनीत सदस्यों को रियासतों के लिए निर्धारित सीटों को भरना था। प्रांतों को विभिन्न संख्या में सीटें आवंटित की गई थी, यानी कि जो मनोनीत सदस्य थे, मनोनीत सदस्यों को रियासतों के लिए निर्धारित सीटों को भरना था। प्रांतों को विभिन्न संख्या में सीटें आवंटित की गई थी। संघीय विधानसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की योजना बनाई गई थी। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का था, लेकिन अगर आवश्यक हो तो इस समय से पहले भी भंग किया जा सकता था। याद रखिएगा कि संघीय विधानसभा के लिए अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव की योजना बनाई गई थी और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होना था, लेकिन अगर सॉरी, लेकिन अगर आवश्यक हो तो इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता था। ओके, 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। परिणाम स्वरूप बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और संयुक्त 7 प्रांतों की विधायिका द्विसदनीय हो गई, जिनमें से एक विधान परिषद यानी कि उच्च सदन और एक विधानसभा यानी कि निचला सदन थी। हालांकि उन पर कई प्रतिबंध लागू थे। याद रख लीजिएगा कि 11 में से आउट ऑफ 11 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, डायरकी सिस्टम, और परिणाम स्वरूप जिसके फलस्वरूप बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त 7 प्रांतों की विधायिकाएं द्विसदनीय हो गई, जिनमें से एक विधान परिषद यानी कि उच्च सदन और एक विधानसभा यानी कि निचला सदन थी। हालांकि उन पर कई प्रतिबंध लागू थे। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिधारण, थोड़ा सा इस और में देख लेते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिधारण की अगर हम बात करें, तो अगर हम बेसिकली कुछ स्पेशल वर्ग के लिए, तो इनमें दलित वर्गों यानी कि अनुसूचित जाति, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन या निर्वाचिका प्रदान करने के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया। दोबारा सुनिएगा, बेसिकली सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें, इनमें दलित वर्गों यानी कि अनुसूचित जाति, महिलाओं और श्रमिकों को या श्रमिकों के लिए पृथक पृथक निर्वाचिका प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया। संघीय विधानमंडल में मुसलमानों को 33% सीटें प्राप्त हुई, यद्यपि उनकी संख्या ब्रिटिश भारत की कुल जनसंख्या के एक तिहाई से भी कम थी। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संघीय विधानमंडल में मुसलमानों को 33% बेसिकली सीटें प्राप्त हुई, यद्यपि उनकी जो संख्या थी ब्रिटिश भारत की कुल जो जनसंख्या थी उसकी एक तिहाई से भी कम थी। यहाँ तक कि श्रमिकों और महिलाओं को भी अलग प्रतिनिधित्व मिला, उनका अलग रिप्रेजेंटेशन रहा, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई मांग नहीं की थी। नाउ विल डिस्कस अबाउट द संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। संघीय न्यायालय की अगर हम बात करें, तो भारत सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। बहुत बड़ी बात थी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो अधिनियम की व्याख्या करेगा और संघीय मामलों से संबंधित विवादों का या कॉन्फ्लिक्ट्स का, आपसी मतभेद का भी निपटारा करेगा। याद रख लीजिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, प्रोविजन रखा गया, जो अधिनियम की व्याख्या करेगा और साथ ही संघीय मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा करेगा। मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 86 यानी कि 86 न्यायाधीशों का प्रावधान, याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 86 न्यायाधीशों का प्रावधान
उच्च न्यायालयों से संघीय न्यायालय और संघीय न्यायालयों से प्रिवी काउंसिल तक अपील संभव बना दी गई। याद रख लीजिएगा, दोबारा रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उच्च न्यायालयों से संघीय न्यायालय और संघीय न्यायालय से प्रिवी काउंसिल तक अपील संभव बना दी गई। संघीय न्यायालय भी अपील के लिए विशेष अनुमति जारी कर सकता है। हालांकि ऐसी अपीलों के लिए उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, संघीय न्यायालयों से भी अपील के लिए विशेष अनुमति जारी कर सकता है। हालांकि ऐसे अपीलों के लिए उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होती है। प्रांतों का पुनर्गठन। इस अधिनियम ने प्रांतों का पुनर्गठन भी किया। बॉम्बे से एक नया प्रांत बनाया गया और उसका नाम सिंध रखा गया। याद रख लीजिएगा, इस अधिनियम के तहत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या प्रोविजन है कि इस अधिनियम ने प्रांतों का पुनर्गठन किया और बॉम्बे से एक नया प्रांत बनाया गया और उसका नाम क्या रखा गया? सिंध। याद रखिएगा, बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। साथ में इस अधिनियम द्वारा सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत स्थापित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज फार एज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोविंसेस आर कंसर्न। इस अधिनियम ने यानी कि प्रांतों का पुनर्गठन, इस अधिनियम ने प्रांतों का पुनर्गठन भी किया। बॉम्बे से एक नया प्रांत बनाया गया और उसका नाम सिंध रखा गया और बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। इस अधिनियम यानी कि इस एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत भी स्टैब्लिश या स्थापित किए गए। बर्मा का पृथक्करण कह सकते हो, सेग्रीगेशन ऑफ बर्मा, जिसको वर्तमान में म्यांमार के नाम से बोलते हैं। साइमन कमीशन ने भारत सरकार के समक्ष बर्मा को भारत से अलग रखने का प्रस्ताव रखा था या अलग करने का प्रस्ताव रखा और इस अधिनियम द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन ने भारत सरकार के समक्ष बर्मा को भारत से अलग करने का प्रस्ताव रखा और इस अधिनियम द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया। 1935 में बर्मा अधिनियम पारित किया गया तथा इस अधिनियम के 2 वर्ष बाद अर्थात 1937 में इसका भारत से पृथक्करण कर दिया गया। याद रख लीजिएगा कि 1935 में बर्मा अधिनियम पारित किया गया तथा इस अधिनियम के 2 वर्ष बाद ही यानी कि 1937 में इसे भारत से सेग्रीगेट कर दिया गया और बर्मा अधिनियम या बर्मा एक्ट में एक नया बर्मा कार्यालय का प्रस्ताव था जिसके पास बर्मा को एक अलग उपनिवेश के रूप में स्थापित करने की शक्ति थी। ओके, सी वी आर गोइंग थ्रू ऑल द प्रोविजंस वन बाय वन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। नाउ विल डिस्कस अबाउट द संसद की सर्वोच्चता, जो वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं। ठीक है, सोवेरेनिटी ऑफ द संसद, पार्लियामेंट, संसद की सर्वोच्चता के संबंध में क्या प्रोविजन है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, यह अधिनियम मैं कहूंगा कि अधिनियम थोड़ा बहुत कठोर था और अधिनियम की अपेक्षा इसे किसी भी भारतीय विधायिका द्वारा, चाहे वह संघीय हो या अस्थायी, बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, 1935 का या 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, बहुत कठोर था, बहुत रिजिड था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी और इसे किसी भी भारतीय विधायिका द्वारा, चाहे वह संघीय हो या अस्थायी हो, बदला या मॉडिफाई यानी कि संशोधित नहीं किया जा सकता था। केवल ब्रिटिश सरकार को ही इसमें संशोधन करने का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार थी, केवल वही इसमें संशोधन या मॉडिफिकेशन या चेंजेस ला सकती थी। संविधान में प्रस्ताव पेश करके भारतीय विधानमंडल अधिक से अधिक संविधान संशोधन के लिए प्रार्थना कर सकता है। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत पर थोपा गया एक दायित्व था। आप कह सकते हो, दोबारा सुनिएगा, कि संविधान में प्रस्ताव पेश करके भारतीय विधानमंडल अधिक से अधिक संविधान संशोधन के लिए प्रार्थना कर सकता है। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत पर थोपा गया एक दायित्व या एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। राज्य सचिव की भारतीय परिषद का अनुमोदन, थोड़ा सा इस प्रोविजन को भी देखते हैं। राज्य सचिव की भारतीय परिषद का अनुमोदन, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सचिव परिषद को समाप्त कर दिया, जिसका गठन 1858 में किया गया था। याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने भारत सचिव परिषद को समाप्त कर दिया, जिसका गठन 1858 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। और राज्य सचिव यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव को उनके स्थान पर सलाहकार रखने थे। सीधी सी बात है, सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट हुआ करते थे, राज्य सचिव को उनके स्थान पर सलाहकार रखने थे। प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि जो प्रोविंशियल लेवल पर जो ऑटोनोमस या ऑटोनॉमी है, तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत के साथ हस्तांतरित विषयों पर राज्य सचिव का नियंत्रण बहुत कम हो गया। दोबारा ध्यान से सुन लीजिएगा कि राज्य सचिव को उनके स्थान पर सलाहकार रखने थे। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत के साथ
हस्तांतरित यानी कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उन पर राज्य सचिव का जो नियंत्रण था, कंट्रोल था, बहुत कम हो गया। हालांकि गवर्नर जनरल और गवर्नरों की शक्तियों पर उनका नियंत्रण बरकरार रहा, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जो गवर्नर जनरल थे और जो बेसिकली गवर्नर थे, उनकी शक्तियों पर नियंत्रण बरकरार रहा। उनके पास बेसिकली जो राइट्स थे, वो एज इट इज कह सकते हो कि कोई ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आई। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की शक्तियों पर उनका नियंत्रण बरकरार रहा। संघीय रेलवे प्राधिकरण, इस अधिनियम में रेलवे के नियंत्रण संघीय, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम में रेलवे का नियंत्रण संघीय रेलवे प्राधिकरण नामक एक नए निकाय के हाथों में सौंप दिया। अगर हम एक फेडरल रेलवे बात करें अंडरटेकिंग की, तो इस अधिनियम ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसने रेलवे का जो नियंत्रण है, रेलवे का जो कंट्रोल है, संघीय रेलवे प्राधिकरण यानी कि फेडरल रेलवे, आई वुड से फेडरेशन कह लीजिए, नामक एक नए निकाय या बॉडी के हाथों में सौंप दिया। समझ गए? इस निकाय के सदस्यों की संख्या 7 थी और वे पार्षदों या मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं थे। याद रख लीजिएगा, ये जो बॉडी थी, इस निकाय के सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 7 थी और वे पार्षद या मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं थे। गवर्नर जनरल को प्राधिकरण से सीधे रिपोर्ट प्राप्त होती थी। जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनको प्राधिकरण या अथॉरिटी से सीधे रिपोर्ट प्राप्त होती थी। इस इस प्राधिकरण की स्थापना का प्राथमिक लक्ष्य ब्रिटिश हिताधिकारी को आश्वस्त करना था कि रेलवे में उनका निवेश सुरक्षित है। एक बहुत बड़ी बात है, गवर्नर जनरल को प्राधिकरण से सीधे रिपोर्ट प्राप्त होती थी, सीधे रिपोर्टिंग लेता था वो। और ये जो प्राधिकरण था, इसकी स्थापना का प्राथमिक जो लक्ष्य था, ब्रिटिश हिताधिकारी को ये आश्वासन, ये उन्हें एश्योरेंस दिलाना था कि रेलवे में उनका निवेश जो है वो सुरक्षित है, सेफ है। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट दी, आई वुड से दैट सम अदर प्रोविजंस एज फार एज द एक्ट इज कंसर्न, तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें देश की मुद्रा और ऋण पर नियंत्रण के लिए, ठीक है, इस एक्ट के तहत बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो इसमें देश की मुद्रा और ऋण पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा और दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। याद रख लीजिएगा। बेसिकली दोबारा से रिपीट करूंगा, एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज कंसर्न, इसमें न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं अब तक के डिस्कशन में एक आइडिया हो रहा होगा कि किस तरीके से अगर प्रेजेंट सिनारियो में अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था और कहीं ना कहीं इसने जो वर्तमान हम संविधान का प्रारूप देखते हैं उसकी नींव रख दी थी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। नाउ एट द लास्ट वी विल गो थ्रू द इम्पोर्टेंस, या मैथ्स की अगर हम बात करें, इफ वी डिस्कस दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 था उसके मैथ की क्या उल्लेख कीजिए, या उस पर एक लेख लिख लीजिएगा। तो आई वुड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द भारत सरकार अधिनियम, या आई वुड से दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसने केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित शक्ति को कम कर दिया तथा उसे विकेंद्रित शासन व्यवस्था में वितरित किया। दोबारा सुनिएगा, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इस भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित शक्ति को कम कर दिया तथा उसे विकेंद्रित शासन व्यवस्था में वितरित कर दिया। ठीक है। और पहले भी बात मैं आपको बता चुका हूं, कभी भी हम शासन की बात करते हैं तो जो बेसिकली पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिनारियो में कि पावर अभी जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हम और फिर लोकल स्तर पर गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो अपना अपना कार्य क्षेत्र है, अपने अपनी शासन प्रणाली है। ठीक है। अपने अपने क्षेत्र अधिकार में लोग स्वतंत्र हैं और वो खुलकर काम करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कुछ विशेष मामलों में हाँ, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है केंद्र को, तो वो तो खैर होना भी चाहिए। खैर, महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उसी के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने इसके लिए नहीं कहा था, हालांकि उन्होंने अपने लिए कोई अलग से निर्वाचन या इलेक्टोरेट की बात नहीं करी थी, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए अलग से इलेक्टोरेट निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई। और इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने इसके लिए सॉरी नहीं कहा, नहीं आवाज उठाई, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की उन्नति के लिए फायदेमंद थे।
श्रमिकों का अपना प्रतिनिधित्व था, उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव था, उनका अपना रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें श्रमिक वर्ग की प्रगति में सहायता की। जो बेसिकली लेबर वर्ग थी, उनका अपना एक रिप्रेजेंटेशन था। तो इसने जो लेबर वर्ग, जो श्रमिक वर्ग था, उसने उसमें उसकी सहायता की। उसको कह लीजिएगा उनके लिए काफी फ्रूटफुल रहा। साथ ही हम देखेंगे, इफ आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, ये जो अधिनियम था, ये जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 था, इसने प्रांतों को, जो प्रोविंसेस थे, उनको बाहरी हस्तक्षेप, जो बाहर जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस थे, उससे पूरी तरह मुक्त रखा, फ्री रखा, और उन्हें स्वायत्त दर्जा देने का प्रयास किया। और ये पहला प्रयास था बेसिकली। जो अभी वर्तमान में हम देखते हैं, जो हमारे स्टेट है, किस तरह से उन्हें स्वायत्तता प्राप्त है, दे आर ऑटोनोमस बॉडी, और उनको अपने अपने क्षेत्राधिकार में या अपनी शासन प्रणाली में काम करने की स्वतंत्रता, पूर्वक कार्य करने की स्वतंत्रता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। फिर कहूंगा कुछ विशेष मामलों में कानून या केंद्र दखल कर सकती है, लेकिन उसी तरीके से ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, इसके अंतर्गत भी बेसिकली जो प्रांत थे, जो प्रोविंसेस थे, उनको बाहरी इंटरफेरेंस या बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया। तो उन्हें स्वायत्तता दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, कि इसने भारत सरकार अधिनियम, यानी कि जो हम एक्ट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस अधिनियम ने, इस एक्ट ने 1919 में जो बेसिकली 1919 के तहत दिए गए मताधिकार से अधिक लोगों को मताधिकार प्रदान किए। 1919 में जितने वोट देने की फ्रीडम, या अपने वोट को कास्ट करने की, या मताधिकार की बात करें, तो उससे भी कहीं ज्यादा मताधिकार प्रदान किए गए इस एक्ट के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। लोगों ने ज्यादा बड़े स्तर पर, ज्यादा अधिक संख्या में अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, अपने वोट का प्रयोग किया। यू नो साथ में हम देखेंगे कि जो ये अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस अधिनियम में एक संघीय सरकार की स्थापना का भी सुझाव दिया गया था। याद लीजिएगा, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसमें एक संघीय सरकार की, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना का भी सुझाव दिया गया था, जो राजाओं को भारत की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देगी। समझ गए? तो ये जो एक्ट था, इसने एक संघीय सरकार की स्थापना का भी सुझाव दिया, सजेशन दिया, जो राजाओं को भारत की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देगी। इसके अलावा भारतीय संविधान के प्रयोगकर्ताओं ने भारत सरकार अधिनियम की उन विशेषताओं को ध्यान में रखा, जो स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट बेनिफिट की, या इंपॉर्टेंस की, या इसके महत्व की, तो इस एक्ट के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान के प्रारूपकारों ने भारत सरकार अधिनियम की उन विशेषताओं को ध्यान में रखा, जो स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त थी। साथ ही भारत के संविधान में यह विशेषता भी शामिल की गई कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, जिसका चुनाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, कि भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन में यह बेसिकली प्रोविजन या विशेषता भी शामिल की गई कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, जिसका चुनाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में जिस लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया, वह भारत में या भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर से वही बात कहूंगा मैं आपको, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 या 315 में जिस लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है, आप जो लोक सेवा वर्तमान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात देखते हो, उस लोक सेवा का उल्लेख किया गया, वह भारत की सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। समझ गए? तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम इसके मैथ की बात करें, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, और थोड़ा सा हम इसमें एट द लास्ट विल गो थ्रू दैट व्हाट वर दी, आई वुड से दैट मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ, आई वुड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। सीधी सी बात है, कभी भी कोई एक्ट पारित होता है, वी कम विद एनी पॉलिसी और एनी स्ट्रेटेजी, या कुछ हम नया लेके आते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारी आलोचना या कुछ उसमें क्रिटिसाइज लोगों द्वारा किया जाता है। वो भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो आलोचना करते हैं, ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देती है कि हम उस चीजों को अच्छे से बेटर कर पाए। वही ब्रिटिश सरकार भी निरंतर अपनी चीजों को रिफॉर्म करती जा रही थी, स्टडीज में चेंजेस या बदलाव लाती जा रही थी। तो थोड़ा सा हम देखेंगे, जो भारतीय सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसकी कुछ प्रमुख आलोचनाएं क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। हालांकि जहां तक आलोचनाओं का सवाल है, या आलोचनाओं का, इनकी क्रिटिसिज्म का प्रश्न है, तो ये बात तो मैं आपसे कई बार पहले भी कर चुका हूँ, कि कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी एक्ट लेकर आई, कोई भी उन्होंने भारतीयों के लिए कोई प्रोविजंस बनाए, कोई पॉलिसीज बनाई, या कोई भी वेरियस एक्ट, चाहे वो 1861, 1892, 1992, या साइमन कमीशन, कुछ भी हम मूवमेंट या एक्ट्स की बात करें, तो उन्होंने जो चीजें हैं बेसिकली अपने हाथों में रखी, या मैं कहूंगा कि बेसिकली जो सत्ता की बागडोर है, वो उन्होंने अपने हाथ में रखी। केवल एक दिखावा ही था कि वो भारतीयों को भी अपने साथ लेकर, या
कंधे से कंधा मिलाकर चलने चाह रही है, या फिर उनका रिप्रेजेंटेशन चाह रही है, उनकी बातों को तवज्जो दे रही है, उनकी बात मान रही है। जिस तरीके से जो बेसिकली मॉडरेट जो बेसिकली लीडर्स थे, उनको कहीं ना कहीं लगता था कि अगर हम अपनी बात ब्रिटिश के सामने बड़े आराम से रखेंगे, प्यार से रखेंगे, तो अपनी बात मानेंगे। तो ये कुछ भी नहीं था, बस एक लॉलीपॉप या झुंझुना थमाने जैसी बात थी, जो ब्रिटिश सरकार भारत को एक मिसगाइड कर रही थी, या राइट पाथ से डाइवर्ट कर रही थी, कि ब्रिटिश सरकार उसके साथ में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, केवल अपना शासन करना चाहते थे। और यही हुआ अगेन, अगर मैं बोलूं 1935 में, अगर थोड़ी बहुत चीजों को हटा दी जाए, जैसे प्रांतीय लेवल को या स्वायत्तता प्रदान की गई, या ऑटोनॉमी प्रदान की गई, यू नो लेकिन फिर वही कहूंगा कि बड़े स्तर पर इसके भी कुछ ऐसे मेजर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रहे, जिससे कि ये लगे कि इस एक्ट ने भारतीयों के लिए एक नए दरवाजे खोल दिए। हालांकि एक मोटी सी बात की संवैधानिक एक प्रारूप की अगर मैं बात करूँ, उसकी शुरुआत इस एक्ट के थ्रू, या उसका आधारशिला रखी गई, कि जो वर्तमान में हम अपने संविधान का प्रारूप देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, उसकी शुरुआत 1935 के बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसी से हो गई थी। लेकिन फिर भी चीजें अभी भी जो है ब्रिटिश शासन के हाथ में थी, वही अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग पावर में मुख्य भागीदारी या मुख्य सहभागिता निभाते थे। सत्ता की बागडोर उनके हाथ में थी, सर्वे सर्वा वो थे। ये चीज जान लीजिएगा। ये बहुत अहम बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम इसकी स्पेशली क्रिटिसिज्म की बात करें, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 था, तो वो था क्या। तो बेसिकली जो नया अधिनियम था, इस नए अधिनियम ने गवर्नर और गवर्नर जनरल को जबरदस्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की, और इस प्रकार प्रांतीय स्वच्छता को हास्यास्पद बना दिया गया। जिस प्रकार हम कहते हैं ना, कि जो बेसिकली प्रोविंशियल लेवल पर जो ऑटोनोमस थी, ऑटोनोमस बॉडी या ऑटोनॉमी की बात हम करें, स्वायत्तता की बात करें, ज्यादातर जो शक्तियां थी, जो पावर थी, वो तो बेसिकली गवर्नरों और गवर्नर जनरलों के हाथ में थी, जबरदस्त विवेकाधीन शक्तियां दी गई। लेकिन जो प्रांतीय स्तर पर, प्रोविंशियल स्तर पर बात करूं, जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमी है, वो उसको एक रेडिकुलस या हास्यास्पद बना देगा। यानी कि केवल एक मैं कहूंगा कि मोटे तौर पे ऊंट की मुंह में जीरा वाली बात थी। संघ का प्रस्ताव, बेसिकली प्रस्तावित गठन भी मूलतः दोषपूर्ण था। जो संघ, जो फेडरल की बात हम करते हैं, इस संघ का प्रस्ताव गठन भी मूलतः दोषपूर्ण था। संघ में प्रवेश प्रांतों के लिए अनिवार्य था, लेकिन रियासतों के लिए स्वैच्छिक था। याद रख लीजिएगा, संघ का प्रस्ताव गठन जो हुआ, वो मूलतः दोषपूर्ण था, क्योंकि संघ में प्रवेश प्रांतों के लिए तो अनिवार्य था, लेकिन रियासतों के लिए वो वॉलंटरी बेसिस पे या स्वेच्छा था, स्वैच्छिक था। भूलिएगा मत, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संघीय विधानमंडल में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं, बल्कि स्थानीय शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना था। याद रख लीजिएगा, अगर मैं बात करूं कि जो संघीय विधानमंडल में जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनका प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यों के निर्वाचित रिप्रेजेंटेटिव या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा नहीं, बल्कि जो लोकल या स्थानीय शासकों द्वारा मनोनीत रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि द्वारा किया जाना था। ठीक है, बहुत याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे अगर हम बात करें इसकी आलोचनाओं की, तो ये जो अधिनियम था, ये जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 था, इसके तहत उचित संघीय ढांचा प्रदान करने में विफल रहा। यानी कि ये जो अधिनियम था, ये जो एक्ट था 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उचित संघीय ढांचा प्रदान करने में विफल रहा। अधिकांश शक्ति गवर्नर जनरल के पास ही थी। ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना है। इसने, यानी कि इस एक्ट ने न केवल सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बरकरार रखा, बल्कि हरिजन, मजदूरों और महिलाओं के मामलों में भी इसका अनुप्रयोग बढ़ाया। ठीक है, इसने, यानी कि इस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने न केवल सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली को बरकरार रखा, बल्कि हरिजन, मजदूरों और महिलाओं के मामले में भी इसका बेसिकली इसका अनुप्रयोग बढ़ाया गया। ठीक है, हिंदू अत्याचार के खिलाफ अल्पसंख्यकों को संरक्षित करने के नाम पर जो हिंदू थे, उन पर अत्याचार के खिलाफ, या आप कह सकते हो हिंदू अत्याचार के खिलाफ अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के नाम पर गवर्नर जनरल और गवर्नर को 1935 के अधिनियम द्वारा व्यापक अधिकार दे दिए गए। ओके, 1947 तक की मैं बात करूं, जैसे कि हम कहते हैं कि 1947 वी गॉट फ्रीडम, 1947 तक ब्रिटिश संसद और भारत सचिव ही देश के वास्तविक शासक थे, रूलर थे। नतीजन यह अप्रत्याशित नहीं है, बल्कि कहूंगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जो 1935 के अधिनियम को तिरस्कार और नाराजगी के साथ देखा गया। यानी कि आप थोड़ा समझ लीजिए सिंपल वर्ड में, कि जब तक अंग्रेज इस देश से चले नहीं गए, जब तक हमें अंग्रेजी नहीं मिल गई, आजादी नहीं मिल गई, जब तक
आप कह सकते हो कि ब्रिटिश लौट नहीं गए तब तक, यानी कि 1947 तक, 1947 तक ब्रिटिश सरकार के पास में, ब्रिटिश संसद के पास में वास्तविक सत्ता थी, पावर थी। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मैं बात करूं या गवर्नर की बात करूं, वही जो है वास्तविक शासक हुआ करते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ही यूज टू सिट इन लंदन, वो लंदन में बैठता था। और बेसिकली जो उसके एक्सपेंसेस या जो बेसिकली उस हाउस का जो रेंट वगैरह है, वो भारत के जो बेसिकली राज्य कोष या धन कोष से उसको उसको एक्सपेंस को बियर किया जाता था। तो बेसिकली जब तक देश से ब्रिटिश चली नहीं गई, लौट नहीं गई 1947 तक, ब्रिटिश संसद और भारत सचिव ही देश के वास्तविक शासक थे। नतीजन यह हुआ कि 1935 के अधिनियम को बेसिकली तिरस्कर या कुछ ऐसे नजरों से देखा गया भारतीय द्वारा कि हाँ भाई, ये तो केवल फिर से वही बात है कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार फिर से ये दिखाने की या जताने की कोशिश कर रही है कि वो भारतीयों के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा रही है, उनकी सहभागिता को बढ़ा रही है, या उनकी बातों को मान रही है, उनके सुझावों को एक्सपेक्ट एक्सेप्ट कर रही है, या फिर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बट कि इट वाज नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और यह कानून व्यक्तियों को उनके अधिकारों में संशोधन के संदर्भ में संवैधानिक लचीलापन प्रदान करने में विफल रहा। याद रख लीजिएगा, ये जो 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 का था, बेसिकली व्यक्तियों को उनके अधिकारों में संशोधन के संदर्भ में, मॉडिफिकेशन के, अगर मैं उसमें बात करूं संदर्भ में, तो संवैधानिक लचीलापन प्रदान करने में विफल रहा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के पास किसी भी अधिकार को समायोजित या परिवर्तित करने की क्षमता थी, जबकि भारतीय अपनी मांगों के अनुरूप कुछ भी करने में असमर्थ थे। वही बात आई, अगर हम इसकी आलोचना की बात करें, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, कि वो एक्ट के बाद एक के बाद एक के बाद एक्ट लाते रहे, चीजों को रिफॉर्म करते रहे, दे केप्ट ऑन चेंजिंग देयर स्ट्रेटेजीज। और थोड़ा सा ये भारतीयों को रियलाइज कराते रहे कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ है, उनकी बातों को मान रही है, नए एक्ट के साथ आ रही है, कुछ नया लेके आ रही है, या आपके हित में या आपके फेवर में। ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल वो अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रहे थे। और इस डर से कि 1957, 1857 जैसी क्रांति दोबारा से ना हो जाए, और जैसा कि उनको एक बहुत बड़ा सबक भी मिला था 1857 के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उनसे ब्रिटिश सरकार ने बहुत सबक लिया था। तो बस उस चीज से बचने के लिए एक झूठा बहकावा मनगढ़ंत चीज, लोगों को अफवाह की सौहार्द बनाना चाह रहे हैं, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को साथ में लेके चल रही है, उनके पार्टिसिपेशन को एंश्योर कर रही है, जैसे गोलमेज सम्मेलन कराए गए, लेकिन क्या उसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। तो ये जो 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट की मैं बात करूं, या भारतीय अधिनियम 1935, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट था, इसके तहत भी भारतीयों के हाथ में केवल झुंझुना, एक लॉलीपॉप थमा दिया गया कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ में, क्योंकि अल्टीमेट जो पावर है, जो वास्तविकता है, जो जो भी फ्लेक्सिबिलिटी चीज कहूँ, संशोधन, रिफॉर्म्स या चेंजेस, पॉलिसीज को चेंज करना, स्टडीज को चेंज करना, यू नो या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में लचीलापन, संवैधानिक लचीलापन, जो भी चीज रही, वो केवल बेसिकली ब्रिटिश सरकार के हाथ में रही, उन्हीं के हाथ में सत्ता रही, वही उन्हीं के हाथ में पावर थी कि वो इन चीजों को कर सके। और जो भारतीय थे, जो इंडियंस थे, वो अपनी मांगों के अनुरूप कुछ भी करने में असमर्थ थे। फिर वही चीज कहूंगा कि जो सत्ता की बागडोर में जो बेसिकली वास्तविक जो पावर थी, जो बेसिकली कह लीजिएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी। और जस्ट वो अपने फायदे की बात कर रहे थे, और इंडिया के हित के बारे में ना वो उन्होंने कभी सोचा। केवल हाँ, ये आडंबर या ढोंग उन्होंने जताने की कोशिश करी कि वो भारतीयों या भारतीय जनता के की सहभागिता को चाहती है, या उसने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, चाहे वो केंद्र स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर, उसमें संख्या बढ़ाई है, तो उनकी बातों को माना जाएगा, उनकी चीजों को एक्सेप्ट किया जाएगा, उनके सुझावों को आमंत्रित किया जाएगा। इट वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल। सो हालांकि बस थोड़ी सी बात ये रही कि जो मैं फिर वही चीज कहूंगा कि थोड़े बहुत बेनिफिट की बात करें, तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान का जो प्रारूप देखते हैं, तो या हम राज्य की जो स्वायत्तता की बात करते हैं स्टेट लेवल पर, तो उसकी शुरुआत जरूर हुई थी 1935 के एक्ट में। जो कि मैं फिर वही चीज कहूंगा कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है। इसके लिए कुछ ज्यादा हमें, आई वुड से दैट, एक बड़े वृहद स्तर पर कुछ इसके ऐसे रिजल्ट्स नहीं रहे कि बोला जाए कि 1935 का जो एक्ट है बहुत ही ज्यादा इंडिया के या भारतीयों के हित में था या फेवर में था। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन, एंड really it was a very, I would say, valuable or important, and I would say that interesting too, for all of us, and you people would have enjoyed yourself. This way we come to the end of today's session, and thank you very much for being valuable part of today's session. I hope you would have enjoyed the entire session. Topic was very, very, very important. I completed
this particular topic in two sessions, session 1 and session 2. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है उसको आप अगर कंप्लीट स्टडी करना चाहें तो उसके लिए यू विल हैव टू गो थ्रू माय वीडियो 1 एंड वीडियो 2। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पार्ट 1 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 पार्ट 2 आप उसको वीडियो देख सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस, इट विल हेल्प यू आउट एज आई टोल्ड यू दैट many questions are formed as far as this particular topic is concerned। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट भी रहा है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि यू वुड हैव एंजॉयड योरसेल्फ, या कंसेप्ट अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और जो छोटी से छोटी बातें जो बीच बीच में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ करता हूँ, या टॉपिक से कभी कभी मेन टॉपिक से डेविएट हो जाता हूँ और फिर पहले भी उस चीज को डिस्कस करता हूँ कि कभी कोई डेट आ गई, कोई तिथि आ गई, कुछ जैसे कि मैंने कई बार बताया कि जब मैं आपको साइमन कमीशन की बात बता रहा था, उसके बाद मैंने आपको फिर गोलमेज या राउंड टेबल की बात करी थी, कॉन्फ्रेंसेस की बात करी थी। तो मैं ये समझता हूँ ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले मैं उसका एक सारे का एक्सट्रैक्ट दे दूं आपको, कि उसकी कुछ मेन बेसिकली जहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो चीज मैं आपको बार बार आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि बेसिकली अल्टीमेटली बेनिफिट तो तब है ना जब हम किसी भी चीज में सफल हो। इफ यू अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट डजंट मीन कि वी हैव गॉन थ्रू 10 बुक्स और 20 बुक्स, बट थिंग इज दैट कि यू गेट सेलेक्टेड और नॉट, वो तभी होगा जब आपके लिए कंसेप्ट क्लियर होगा और आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा। So again, I would say that thank you very much. Thank you for being valuable part of today's session, and I'll see you in my next lecture, in my next video with a new topic. Till then, bye bye। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। सभी का शुक्रिया, प्रणाम, धन्यवाद।